हेलो एवरीवन। ये गट चेक बुक का थर्ड एपिसोड है। इसके राइटर हैं डॉक्टर स्टीवन आर गंडरी। माइक्रोबायोम की पावर से बीमारियां दूर करके मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ को हम कैसे रिस्टोर कर सकते हैं। अभी तक के पहले एपिसोड्स में मैंने बात की कि गट बडीज कैसे रहते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं और हमारा इनर इकोसिस्टम कैसा होता है। आज वाले एपिसोड में हम जानेंगे कि और क्या-क्या गट बडीज का रोल है। आप लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सुना होगा। ये हमारी सेल्स की पावर है। ये सेल्स को जितनी पावर की ज़रूरत होती है, यानी बायोकेमिकल जो रिएक्शंस हैं, उनमें जितनी पावर चाहिए, ये उनको प्रोवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया उतनी ही एनर्जी जनरेट करता है। I mean chemical energy produced by the mitochondria जो उसके स्मॉल मॉलिक्यूल्स एटीपी में स्टोर्ड होती है। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब आगे सुनिए। इस माइटोकॉन्ड्रिया की भी एक फैसिनेटिंग हिस्ट्री है। ये दे इवॉल्व्ड फ्रॉम एनगल्फ्ड बैक्टीरिया। एक्चुअल में माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया से ही इवॉल्व हुए हैं। दे स्टार्टेड टू वर्क टुगेदर और इनमें एक ऐसा रिलेशन बन गया, यानी बैक्टीरिया सेल को रिस्पायर करने में एंड ऑक्सीजन को यूज करके एनर्जी बनाने में करता था और सेल उसको उसके बदले में बैक्टीरिया को रहने की जगह प्रोवाइड करती थी टू कीप इट सेफ फ्रॉम द एलिमेंट। और अब हजारों सालों तक ऐसा ही होता रहा। ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स those bacteria evolved into mitochondria। माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स में एग्जिस्ट करता है और बैक्टीरिया गट बैक्टीरिया की तरह ही है। माइटोकॉन्ड्रिया और माइक्रोबायोम एक दूसरे के साथ टच में रहते हैं। कैसे? सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जिनको कहते हैं पोस्ट बायोटिक्स। ये जो पोस्ट बायोटिक्स हैं, ये हमारे माइक्रोब ही प्रोड्यूस करते हैं। गट माइक्रोब्स हमारी बॉडी की हर एक्टिविटी पर नजर रखते हैं, चाहे वो इम्यून सिस्टम हो या नर्वस सिस्टम। फिर ये मैसेज को माइटोकॉन्ड्रिया को भेजते हैं कि कितनी ज़रूरत है एनर्जी की, हाउ मच एनर्जी दे नीड टू प्रोड्यूस वाया पोस्ट बायोटिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। द इंफॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया रिसीव फ्रॉम माइक्रोबायोम इन्फ्लुएंसेस हाउ मच एनर्जी दे प्रोड्यूस। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी कैसे बनाता है? एक्चुअल में फूड और ऑक्सीजन से जो एनर्जी बनती है उसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं और ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हर सेल में होता है, तो हमारे अंदर ट्रिलियंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ये ग्लूकोज और प्रोटीन और फैट को एटीपी में बदलने के लिए कई स्टेप होते हैं इनके। एटीपी जो हमारा सेल्यूलर एनर्जी करेंसी है, एक यहाँ मैं सिंपल सा एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते इसको। जो खाना हम खाते हैं, शुगर, फैट वगैरह, वो ब्रेक डाउन होता है कार्बन मॉलिक्यूल्स में और ये कार्बन मॉलिक्यूल्स सेल्स में जाते हैं। वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया इनसे एनर्जी बाहर फेंकता है। देयर दे गो थ्रू अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन एक केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड मैनी मोर रिएक्शंस।
लेकिन यदि सिंपली कहें तो कार्बन से एनर्जी रिलीज तक का पूरा एक प्रोसेस है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो मैं आपको बता रही हूँ। जब प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो वो आर ओ एस मतलब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज प्रोड्यूस करते हैं, विच इंक्लूड द फ्री रेडिकल्स। आरओएस एक कार इंजन से निकलने वाली वेस्ट धुएं की तरह समझिए। आरओएस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का कारण है जो माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करता है। आई मीन ये समझिए कि सेल को डैमेज करता है। इससे जब सेल डैमेज होगी तो एजिंग होगी। थोड़ी मात्रा में यदि आरओएस निकलते हैं या प्रोड्यूस होता है तो प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन यदि ये एक्सेस में हो, when too many electrons and oxygen molecules couple up, तो it can damage mitochondria। और इसके लिए मेलेटोनिन मेलेटोनिन जो स्लीप हार्मोन है, और ग्लूटाथियोन जो एक एंटीऑक्सीडेंट है, हेल्प करता है आरओएस इन देयर स्वीट स्पॉट। हैविंग हेल्दियर बेटर प्रोटेक्टेड माइटोकॉन्ड्रिया इज द की टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर हेल्थ। यानी माइटोकॉन्ड्रिया आपका हेल्दी है तो ये समझिए आप भी हेल्दी हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अनकपलिंग क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया अनकपलिंग का एक प्रोसेस है, यानी माइटोजेनेसिस इसको कह सकते हैं, और सेल में ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया को बढ़ाना। सेल ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया बनाती है टू हैंडल द वर्कलोड। जब सेल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड आ जाता है तो ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए। जनरली फास्टिंग और एक्सरसाइजिंग दोनों से माइटोजेनेसिस होती है और ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया बनते हैं। माइटोकॉन्ड्रियन uncoupling is all about protecting the mitochondria. Further uncoupling mitochondria produces heat through a process called thermogenesis. इससे वेट लॉस, वाइटलिटी और गुड हेल्थ हमारे लिए प्रमोट होते हैं। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कुछ अनकपलिंग प्रोटीन्स या कंपाउंड्स रहते हैं। क्या होते हैं वो कंपाउंड्स? पॉलीफिनोल्स या कीटोन्स या शॉर्ट चेन फैटी एसिड। ये सिग्नल भेजते हैं तभी माइटोकॉन्ड्रिया अनकपल करते हैं। इसमें हमारे जो गट बडीज हैं या जो गट के बैक्टीरिया हैं उनका भी बहुत बड़ा हाथ होता है। पॉलीफिनोल्स भी हमारी सेल्स को बचाते हैं, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट्स का रोल होता है। दे डू इट बाय अनकपलिंग माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन गट बडीज इनको प्रोसेस करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और इनको बायो एक्टिव कंपाउंड्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं। हमें ऑक्सीजन चाहिए एनर्जी के लिए, लेकिन ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज भी कर सकती है बाय क्रिएटिंग आरओएस। आई मीन इसके बिना रह भी नहीं सकते और इसके साथ भी नहीं रह सकते। तो क्या तरीका है फिर? ह्यूमन बीइंग की तरह प्लांट्स भी अपने माइटोकॉन्ड्रिया को बचाने के लिए पॉलीफिनोल्स प्रोड्यूस करते हैं। आपने देखा होगा जब फॉल सीजन आता है, पत्तियां गिरती हैं, तो ये पॉलीफिनोल्स हमें दिखता है। येलो, रेड, ऑरेंज, ब्लू, पर्पल कलर की पत्तियां हमें दिखती हैं। जितने भी डार्क कलर के फ्रूट्स या वेजिटेबल्स होते हैं उनमें पॉलीफिनोल्स की वजह से उनका रंग होता है ये। यदि हम डार्क फ्रूट्स को खाते हैं तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटेक्ट होता है। लेकिन हाँ, यदि हमारे गट बडीज उसको एब्जॉर्ब ही ना कर पाए तो हमें फायदा नहीं होगा।
पॉलीफिनोल्स हमें और भी ज़्यादा तरीके से हेल्प करते हैं। ये हमारे डीएनए को रिपेयर करते हैं। एजिंग, मेटाबॉलिज्म, ब्रेन फंक्शन, इवन हमारा लाइफ स्पैन भी बढ़ जाता है। आई मीन गट बडीज पॉलीफिनोल पॉलीफिनोल्स को एब्जॉर्ब करके माइटोकॉन्ड्रिया को बचाते हैं। रिजर्वाट्रोल एक पॉलीफिनोल है जो वाइन में होता है, जो हार्ट के लिए अच्छा होता है, लेकिन ये ब्रेन के लिए और हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा नहीं होता है। हमारी मेमोरी लॉस हो सकती है। तो और भी पॉलीफिनोल्स हैं, वो आप ले सकते हैं। हालांकि पॉलीफिनोल्स आर नॉट एंटीऑक्सीडेंट्स, दे आर टू देयर आर टू एंटीऑक्सीडेंट्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया। दो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एक मेलेटोनिन और एक ग्लूटाथियोन। प्लांट्स में ये दोनों होते हैं। तो प्लांट बेस्ड डाइट यदि हम खाते हैं तो वो हमारे लिए अच्छी होती है। एक पॉलीफिनोल और होता है, एलागीटेनिन्स, जो बेरीज, पॉमग्रेनेट्स, वॉलनट्स वगैरह में मिलता है। एंड ये यूरोलेथिन ए प्रोड्यूस करता है, जिससे हमारा लाइफ स्पैन बढ़ता है, माइटोकॉन्ड्रिया को रिपेयर करता है, उसकी अनकपलिंग करता है। यूरोलिथिन ए से मसल हेल्थ भी सही रहती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जब होती है तो इसके होने से हमें पेन फील नहीं होता, लेकिन ये तभी होता है जब हमारी जो गट बैक्टीरिया हैं वो सही मात्रा में हो, जिससे कि यूरोलिथिन ए प्रोड्यूस हो सके पॉलीफिनोल से। चौंकाने वाली बात यह है कि चाहे आप सारी दुनिया के अनार खा लीजिए, लेकिन मेटाबोलाइट यूरोलोथिन ए प्रोड्यूस नहीं होगा यदि आपके गट बैक्टीरिया सही नहीं है। इफ यू डोंट हैव द राइट मिक्स ऑफ गट बडीज, आपके लिए अच्छी हेल्दी ईटिंग भी कोई फायदा नहीं कर पाएगी। पॉलीफिनोल्स के अलावा शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स भी अनकपलिंग कंपाउंड हैं। दे इंक्लूड एसीटेट, ब्यूटाइरेट एंड प्रोपियोनेट। फर्मेंटेड फूड जैसे दही, विनेगर वगैरह में बहुत अच्छे माइक्रोबायोम होते हैं, जो हमारी माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी को बढ़ाते हैं। और जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि बहुत पहले ज़माने के लोग, जब उनको ये कोई नॉलेज भी नहीं थी, तब भी फर्मेंटेड फूड खाते थे। 10,000 बीसी में नॉर्थ अमेरिका में फर्मेंटेड मिल्क से दही बनती थी। चाइना में फर्मेंटेड फ्रूट खाए जाते थे। इजिप्ट में फर्मेंटेड डो से आटा वगैरह बनाया जाता था। और इंडिया में भी पिकल्स, कर्ड्स वगैरह खाए जाते थे। ये लोग अपनी इंट्यूशन से ये चीज़ें करते थे, क्योंकि उनको लगता था ये चीज़ें खाने से उनको अच्छा लगता है, तो इसलिए वो फर्मेंटेड खाना खाते थे। फर्मेंटेशन इज द breakdown of a substance by bacteria or yeast. We need bacteria to break our food down for us. पॉलीफिनोल्स के अलावा कीटोन्स भी माइटोकॉन्ड्रिया की अनकपलिंग करते हैं, या सिंपली कहें तो माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज से एटीपी बनाते हैं। लेकिन यदि ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है तो वो फैट बर्न करता है इन द फॉर्म ऑफ कीटोन। दैट मीन्स या तो फास्टिंग करने पर, या जैसे कि 10-12 घंटे की फास्टिंग करो, या फिर सिर्फ वो खाना खाएं जिसमें कीटो ज़्यादा हो, कीटो फ्रेंडली हो, कार्बोहाइड्रेट्स ना हो। दो इस तरह का खाना ज़्यादातर प्लांट फूड से मिलता है। हालांकि साइंटिस्ट मानते हैं कि कीटोन्स गुड सोर्स ऑफ फ्यूल नहीं है हमारी बॉडी के लिए। ये माइटोकॉन्ड्रिया को अनकपल करने वाले सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं। यही कारण है कि लोग कीटो डाइट से वजन कम कर लेते हैं।
The ketones tell mitochondria to waste fuel in order to protect themselves from damage and to make more of themselves to pick up the slack. But remember, कीटोन्स को अच्छा खाना नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा गटबडीज गैसो ट्रांसमीटर प्रोड्यूस करते हैं। फर्मेंटेशन प्रोसेस के दौरान इनसे गैसो ट्रांसमीटर बनते हैं। These are important signaling molecules from your microbiome. गैसो ट्रांसमीटर्स गैस से बने हुए हैं। ये मैसेंजर हैं, मतलब ये मैसेज पहुंचाते हैं। कौन कौन से हैं ये मैसेंजर? नाइट्रिक ऑक्साइड NO, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। ये मैसेंजर का काम करते हैं गैसो ट्रांसमीटर्स। इनको टॉक्सिक समझा जाता है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। आप इसको बिलीव कीजिए या मत कीजिए, ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम तैयार करते हैं। पहले H2S के बारे में मैं बताती हूँ आपको, ये कैसे कम्युनिकेट करता है। ये एक सड़े अंडे की स्मेल की तरह से स्मेल करता है H2S। इट इज क्रिएटेड बाय द गट्स फर्मेंटेशन ऑफ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड। ये न्यूरॉन्स पे काम करता है। नर्वस सिस्टम को पता लगाने में हेल्प मिलती है कि बॉडी में कहीं पेन हो रहा हो तो। और जब हमें पेन फील करेंगे तो हम गट बडीज H2S प्रोड्यूस करेंगे और वो ये मैसेज ब्रेन को भेजेंगे। H2S न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करती है और हमारे जो गट बडीज हैं वो H2S प्रोड्यूस करते हैं, इनेबलिंग अस टू इंटरप्रेट पेन एंड डिस्कम्फर्ट। और ये सिग्नल हमें यदि नहीं मिलेंगे कि हम पेन में हैं और हमें हीलिंग की ज़रूरत है, तो हम कैसे समझ पाएंगे? तो H2S मेमोरी से भी जुड़ा हुआ है। ये हिप्पोकैम्पस की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, विच इज़ अ सेंटर ऑफ मेमोरी, इमोशन एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी भी बढ़ाता है। कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन improves memory. H2S level in brain corrects depressive system symptoms। और थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल जो स्ट्रेस है वो इस गैस के होने की वजह से ठीक हो जाता है, तो इसका बनना ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आई मीन द होल प्रोसेस जो कि बुक में तो अच्छे से दिया हुआ है। आई एम फोकसिंग ऑन द रिजल्ट्स ओनली। H2S के जो लेवल सिग्नल हैं, इनकी वजह से हार्ट डिजीज भी प्रिवेंट होती है। इट रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन इन द गट। हालांकि H2S को टॉक्सिन समझा जाता है, लेकिन यदि ये ज़्यादा मात्रा में होगी तभी ये हमारे लिए हार्मफुल है। लेकिन ये यदि कम होगी तो भी हमारे लिए हार्मफुल है, तो ये कम भी नहीं होनी चाहिए। H2S के लेवल को मेंटेन करने के लिए एनिमल प्रोटीन को कम खाना चाहिए। हाई एनिमल प्रोटीन इसके बैलेंस को बिगाड़ता है, इसीलिए कीटो डाइट नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। दूसरी गैस है नाइट्रिक ऑक्साइड। गट बडीज अमोनिया के फर्मेंटेशन से नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड डोपामाइन को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ये फील गुड हार्मोन है। जब भी हमें एक्स्ट्रा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है तो गट बडीज को पता चल जाता है और वो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं जो ब्रेन को बताती है और वहाँ पर डोपामाइन रिलीज हो जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड नर्वस सिस्टम को भी डेवलप करती है, लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी से हाई ब्लड प्रेशर और किडनी पे भी असर पड़ता है। माउथ वॉश में कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो मुंह के यानी अंदर का जो बायोम है, माइक्रोबायोम, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं।
इसलिए टंग को स्क्रैप करके आप अपने ओरल हाइजीन को इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ बातें मैं सिंपली और बताती हूँ आपको। इवन जो फ्रक्टोज़ है, वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। नाइट्रिक एसिड की जो सिंथेसिस को कम कर देता है फ्रक्टोज़, जो फ्रूट्स में होता है। तो हाई फ्रक्टोज़ भी, हालाँकि ये नेचुरल शुगर है, ये भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। कार्बन मोनोक्साइड तीसरी गैस है। कार्बन मोनोक्साइड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन फीटल ब्रेन डेवलपमेंट। यानी बच्चे का जो भ्रूण का ब्रेन डेवलप होता है, उसमें इसका बहुत अच्छा रोल है। इसीलिए प्रेग्नेंट लेडीज में गट पडीज का सही होना बहुत ज़रूरी है। कार्बन मोनोक्साइड की कमी से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं। इवन इट अफेक्ट्स सेक्सुअल बिहेवियर, hampers the function of neurotransmitters, including dopamine. Thank you so much.